हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द केमिस्ट्री कॉर्नर। गाइस, आज हम अपने जीओसी का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। अब तक हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जीओसी का। दोनों लेक्चर में हम हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को ख़त्म कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन दोनों लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो उनको अटेंड कर लेना। आज हम लेक्चर नंबर 3 में रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज हम रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में समझेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, तो देखो, अगर हम रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म की बात करें तो रेजोनेंस में क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर एक कंपाउंड को कि हम 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि जो पोजीशन है एटम्स की वो आइडेंटिकल रहेगी, वो सेम रहेगी। हमें एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। बेसिकली होता क्या है, रेजोनेंस के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पे हमें एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं करना होता है, और फिर उन पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन की वजह से ही उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हम उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीज़ होती है, दूसरा अगर हम कंडीशन की बात करें कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पे sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हमारा जो कार्बन एटम होगा वो बेसिकली sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है हमारा। ठीक है। मतलब जो भी ऑर्बिटल्स हमारे या जो भी एटम हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर वो sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या होगी, मॉलिक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम। मॉलिक्यूल्स के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है प्लेनर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन की टाइप्स क्या हो सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ कंजुगेशन के अंदर देखो, अब कंजुगेशन जो है कैसे कैसे हो सकता है रेजोनेंस के टाइम पे। फर्स्ट है कंजुगेशन बिटवीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम डबल बॉन्ड रेजोनेंस से बोलते हैं। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बेसिकली उसी को हम कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो इस कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले और ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करे तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सेम सेकंड क्या हो जाएगा, कंजुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे कार्बन के टू कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो उनके बीच में देखो कंजुगेशन कैसे होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। थर्ड के अंदर कंजुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब नेगेटिव चार्ज और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के बीच कंजुगेशन होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। फोर्थ, कंजुगेशन बिटवीन लोन पेयर एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। लोन पेयर और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में भी कंजुगेशन पॉसिबल है। जैसे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इधर इस बॉन्ड को डोनेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो था कि कंजुगेशन कितने टाइप से हो सकता है, कैसे कैसे रेजोनेंस के टाइम पे कंजुगेशन होता है, कौन कौन से मतलब पार्टिसिपेट है, कौन कौन से ऐसे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखने के क्या रूल्स होते हैं, अब आगे हम नेक्स्ट वो देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखते टाइम कौन से रूल्स हमें अपने माइंड में रखने होते हैं। फर्स्ट देखो, ओनली पी ऑर्बिटल आर शिफ्टेड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते टाइम हमें क्या माइंड में रखना होता है कि सिर्फ पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज मूवमेंट ऑफ एटम्स इज नॉट अलाउड। जो रेजोनेंस के टाइम पे एटम्स की मूवमेंट अलाउड नहीं होती है, एटम्स की मूवमेंट को हमें चेंज नहीं करना है। जो एटम जहाँ पे अटैच है उसको वहीं पे रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, एटम्स की मूवमेंट
नहीं होती है। थर्ड वन इज नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पेयर्ड और अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम पे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, उनको भी हमें चेंज नहीं करना है। तो ये तो कुछ रूल्स थे जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे हमें इनका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो स्टेबिलिटी को बताइए कि कैसे कोई भी मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो कितना स्टेबल है, तो वो हम आगे वो रूल्स देखने वाले, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन से रूल फॉलो होते हैं। फर्स्ट वन इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, जो न्यूट्रल स्टेट स्ट्रक्चर होगा वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के अंदर ये हमारा क्या है, इस पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। जब यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो रेजोनेंस के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट हियर, ये हमारा क्या हो गया, चार्ज स्ट्रक्चर हो गया। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड वन इज नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अगर नेगेटिव चार्ज हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्रेजेंट है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ वन लाइक चार्ज, अगर दो सेम चार्जेस है, मान लो सेम चार्ज जैसे प्लस प्लस, अगर ये एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट है, दूर दूर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अनलाइक चार्ज जैसे प्लस और माइनस ये बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होंगे अनलाइक चार्जेस, तो वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। हमें चेक करना है लाइक चार्ज अगर से एक दूसरे के बिल्कुल पास अगर प्रेजेंट हो गए, लाइक चार्ज दो पॉजिटिव पॉजिटिव या दो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास हो गए तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर वो चार्ज सेपरेशन होगा, दूर दूर होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू, देखो यहाँ पे अनलाइक चार्ज, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब अनलाइक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक दूसरे के बिल्कुल पास प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर मान लो दो पॉजिटिव पॉजिटिव या दो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के बिल्कुल अगर पास प्रेजेंट हुए तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, रिपल्सिंग वजह से दूर दूर चले जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक चार्ज जो होने चाहिए वो तो दूर दूर होने चाहिए एक दूसरे से, और जो अनलाइक चार्जेज हैं वो बिल्कुल पास होने चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप गाइस आपको रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कल की क्लास में हम अपना एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें हकल्स रूल वगैरह और कुछ एग्जांपल्स के साथ डील करेंगे। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हकल्स रूल से एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम के अंदर, पीजीटी एग्जाम की अगर हम बात करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।